हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम शुरू करने वाले क्लास 12 में कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। एक्सेप्शन का मतलब होता है एरर्स। जो भी अब एरर्स आते हैं प्रोग्राम में, कोई गलती होती है तो एरर आ जाता है ना। तो वो सारे के सारे एरर्स को हम जावा में एक्सेप्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। इन जावा ऑल काइंड ऑफ एरर कंडीशंस आर कॉल्ड एक्सेप्शंस, ठीक है। जितने भी टाइप के एरर्स आते हैं उन सभी को एक्सेप्शंस बोलते हैं। तो इसमें हमको देखना है कि कौन से टाइप के एक्सेप्शंस होते हैं, एरर्स होते हैं, और उनको कैसे हैंडल करना है इस चैप्टर में वो देखना है। तो एरर और एक्सेप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एमसीक्यू में भी आएगा कि एरर मतलब क्या, एक्सेप्शन मतलब क्या, या दोनों क्या चीज़ हैं। तो आपको याद रखना है कि दोनों सेम चीज़ है। एरर और एक्सेप्शंस सेम ही है। एरर्स मतलब भी एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब भी एरर्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इनके टाइप्स के बारे में हम समझेंगे, कंपाइल टाइम और रन टाइम एरर से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जावा में एरर की प्रोसेस कैसे चलती है। मैंने जावा के चैप्टर के टाइम पे भी बताया था कि जावा में एक मशीन होती है जिससे वो दो फाइल बनती है। अभी पूरे प्रोग्राम बन गया, उसके बाद उसको चेक करता है ना कंप्यूटर की ये इसमें कोई मिस्टेक है या नहीं। तो वो चेकिंग की जो प्रोसेस प्रोसेस होती है उसमें वो पूरे कोड को अपनी एक अलग ऑब्जेक्ट लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है। और वो जो फाइल बनती है वो होती है डॉट क्लास की फाइल, ठीक है। फिर वो डॉट क्लास फाइल अगर बरोबर होती है तो फिर वो डॉट जावा की फाइल बनाता है और हमें हमारे मन के मुताबिक आउटपुट देता है, ठीक है। जो हमने प्रोग्राम में लिखा होगा, जो आउटपुट हमें चाहिए होगा, वो डॉट जावा फाइल बनने के बाद आता है। उससे पहले डॉट क्लास की फाइल बनती है। और डॉट क्लास की फाइल जब बनती है तब वो पूरा प्रोग्राम मशीन चेक करती है। कौन सी मशीन? जावा की मशीन, JVM, जावा वर्चुअल मशीन। वो सारी चीज़ें हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। हमारे पीसी में डायरेक्टली नहीं होती। मैंने फर्स्ट जावा के चैप्टर 7 के टाइम पे बताया हुआ है कि जावा जब हम इंस्टॉल करते हैं हमारे पीसी में डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, उसमें इंस्टॉल करना पड़ता है। वो सारी चीज़ें एक वर्चुअल मशीन बनाता है और वो वर्चुअल मशीन हमारे कोड को चेक करती है, सही है तो सही है कि नहीं। वो उसके बाद वो ट्रांसलेट करती है डॉट क्लास फाइल में और उसके बाद वो डॉट जावा से हमें आउटपुट देती है। तो ये सारी प्रोसेस होती है। और इस सारी प्रोसेस में बीच में कहीं पे भी एरर आ जाए तो फिर वो होता है एक्सेप्शन, ठीक है। बीच में हम नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं हमारे प्रोग्राम में कि सब कुछ सही है तो एरर नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी एरर आ जाता है। तो वो कौन से टाइप का एरर होता है वो हमें समझना है। सबसे पहले कंपाइल टाइम एरर। तो इट इंक्लूड्स सिंटैक्स एरर्स लाइक सेमीकोलन मिसिंग। ये सिंटैक्स एरर होते हैं जो यूजुअली प्रोग्रामर के थ्रू होते हैं, हमारी मिस्टेक्स के थ्रू होते हैं। कभी सेमीकोलन लगाना भूल गए, इन्वर्टेड कॉमा में मिस्टेक हो गई, कैपिटल स्ट्रिंग का एस कैपिटल की वजह स्मॉल कर दिया। तो वो सारी गलतियां अगर हमसे हो जाए तो वो होते हैं कंपाइल टाइम एरर। और इसमें क्या होता है, दिस एरर्स वोंट अलाउड टू कंपाइल और टू क्रिएट क्लास डॉट क्लास फाइल। इस एरर की वजह से डॉट क्लास की फाइल ही नहीं बनती। जब कंप्यूटर प्रोग्राम बनने के बाद जब कंप्यूटर प्रोग्राम को चेक करता है, डॉट क्लास फाइल बनने से पहले प्रोग्राम को चेक किया जाता है मशीन के थ्रू कि वो गलती है कि नहीं है, ठीक है। तो उसमें अगर गलती दिख जाती है तो फिर डॉट क्लास की फाइल बनेगी ही नहीं, आगे कंपाइल ही नहीं होगा और बीच में ही हमको बोल देगा कंप्यूटर कि आपको यहाँ पे ये गलती सुधारनी है। अगर सेमीकोलन मिसिंग है तो आप सेमीकोलन लगाओ तो फिर आगे कंपाइल होगा, ठीक है। तो चेकिंग प्रोसेस के बीच में ही एरर आ जाए तो वो होता है कंपाइल टाइम एरर। याद रखना है एमसीक्यू के लिए भी, ठीक है। और उसके बाद रन टाइम एरर की बात करें, द एक्सेप्शन विल बी जनरेटेड ड्यूरिंग रन टाइम एरर्स आफ्टर कंपाइलिंग। ये एक्सेप्शंस या फिर ये एरर्स रन टाइम में जनरेट होते हैं, ड्यूरिंग रन टाइम कंपाइल करने के बाद। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया मैंने। ये सारी चीज़ें तो कंपलसरी है। स्ट्रिंग सिटी लिस्ट और स्क्वायर ब्रैकेट मतलब एरे। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब एरे है। और इसमें हमने ये 4 सिटीज़ के नाम लिख दिए हैं, ठीक है। और फिर प्रिंट करवाया है स्टेटमेंट फिफ्थ एलिमेंट के पहले। फिर प्रिंट करवाया कि 5 एरे की वैल्यूज प्रिंट होनी चाहिए, सिटी लिस्ट 5। और उसके बाद फिफ्थ एलिमेंट के बाद ये स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए। तो ये है प्रोग्राम। अब ये रन टाइम एरर्स में क्या होता है, कंपाइल हो जाता है। कंपाइल हो जाता है मतलब कि हम पूरा अच्छे से प्रोग्राम चेक करें तो कोई मिस्टेक हमें दिखती नहीं है। सेमी कॉलन की जगह सेमी कॉलन है, इन्वर्टेड कॉमास की जगह इन्वर्टेड कॉमास है, स्ट्रिंग का एस कैपिटल है, सिस्टम का भी एस कैपिटल है, सब जगह सब कुछ सही है। तो फिर चेक करने की प्रोसेस में जाएगा, कंप्यूटर चेक करेगा, उसको सही लगेगा, डॉट क्लास की फाइल भी बनाएगा, अपने लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट भी करेगा, है ना। कंपाइल हो जाएगा, एग्जिट कोड 0 आ जाएगा, लेकिन उसके बाद भी एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ध्यान देना है
एरे है, एरे में हमने यहाँ पे 4 वैल्यूज प्रिंट कराई है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 4 है, लेकिन मैं बोलूँगा यहाँ पे 4 नहीं 3 वैल्यूज है, क्योंकि एरे का रूल है, एरे के चैप्टर में मैंने समझाया है, एरे का रूल है कि उसकी इंडेक्स वैल्यू 0 से काउंट होती है, 0 से शुरुआत होती है, ठीक है, 1 से नहीं। आप बोलोगे 1 2 3 4 4 वैल्यूज है, नहीं, एरे है मतलब कि 0 1 2 3, ठीक है, 3 वैल्यूज है, 3 बोलो या 4, लेकिन हमें प्रिंट करवानी है 5। यहाँ पे हमने पहले 4 दे दी है या 3 दी है, लेकिन प्रिंट करने के लिए हम बोल रहे हैं कि 5 वैल्यूज प्रिंट होनी चाहिए। तो प्रोग्राम चेक होगा सही है, लेकिन बाद में प्रोग्राम कंप्यूटर बोलेगा कि 5 वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे, आपने तो पहले ही 4 दिए, तो जो दी है वही वैल्यू हम आपको देंगे ना, हम आपको अलग से दूसरी वैल्यूज तो प्रिंट करके नहीं देंगे। तो फिर वो चेक करने के बाद, कंपाइल होने के बाद हमें ये एरर देगा कि यहाँ पे 2 वैल्यूज मिसिंग है ना, 3 ही है, हमें 5 चाहिए, 2 वैल्यूज और मिसिंग है, 0 1 2 3, है ना। तो वो वैल्यूज को वो एरर की तरह बताएगा, ठीक है। यहाँ तक चेक, जब ये शुरू होगा ना चेकिंग की प्रोसेस, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा बिफोर फिफ्थ एलिमेंट, ठीक है, इधर से पहले प्रिंट हो जाएगा। एरर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे अगर हम 3 लिख देते तो एरर नहीं आता, ये भी प्रिंट हो जाता, ये भी हो जाता और ये भी हो जाता। तो इससे पहले जो भी चीज़ है ये स्टेटमेंट भी प्रिंट हो जाएगा, है ना, चेक करेगा यहाँ तक सब कुछ सही है तो ये प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे एरर आ जाएगा, यहाँ पे चेकिंग होगी तो कंपाइल हो जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा, ये इसके बाद प्रिंट होना चाहिए, कंपाइल हो जाएगा, एग्जिट कोड 0 आ जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पे दिक्कत आएगी कि यहाँ पे वैल्यूज 4 है और हम बोल रहे हैं 5, ठीक है। तो ऐसे एरर्स को जो डॉट क्लास की फाइल बनने के बाद, कंपाइल होने के बाद, एग्जिट कोड 0 होने के बाद, चेकिंग की प्रोसेस होने के बाद रनिंग टाइम में ही एरर आ जाए तो वो होते हैं रन टाइम एरर्स। उसमें लिखा भी होता है रन टाइम एरर, है ना, आउटपुट में। तो इस टाइप के एरर्स होते हैं। अब इनको सॉल्व करने के लिए क्या क्या लगता है वो हमें देखना है, कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है। इस चैप्टर का नाम भी यही है ना, एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो वो कैसे करना है वो देखना है। ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक, ये इन ब्लॉक्स को हम समझेंगे, और लास्ट में आएगा थ्रो स्टेटमेंट। इन 4 चीज़ों पे ही एक्सेप्शन हैंडलिंग इजीली होती है नॉर्मली, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लॉक का मतलब समझे। ब्लॉक मतलब मैंने बताया हुआ है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स आते हैं, जो भी चीज़ें आती है, जो भी कोड आता है, वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आए तो वो पूरा एक ब्लॉक कहलाता है, ठीक है। और ब्लॉक के भी अलग अलग टाइप्स आते हैं। तो सबसे पहले ट्राई ब्लॉक एक्सेप्शन हैंडलिंग में समझें, तो ट्राई ब्लॉक कंटेन्स कोड विच हैव एरर्स, जो भी कोड में एरर्स हैं वो हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं। द कोड विच वी वांट टू मॉनिटर, ट्राई ब्लॉक, ट्राई और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें आएंगी वो ट्राई में कौन सी आएंगी, जिसमें एरर है। अभी हमें पता चल गया कि इन सब में से इसमें एरर है, सिटी लिस्ट में, तो वो वाली चीज़ ट्राई ब्लॉक के अंदर आएगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है ट्राई ब्लॉक के अंदर ये, है ना, तो ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी चीज़ में एरर आ रहा है वो चीज़ें इसमें आ जाती है, समझ गए। फिर कैच ब्लॉक की बात करें। कैच ब्लॉक कंटेन्स कोड विच इज गोइंग टू सॉल्व एंड हैंडल एरर्स और एक्सेप्शन। कैच ब्लॉक में वो कोड लिखा जाता है जो एरर को सॉल्व करेगा, ठीक है। ये एरर है सिटी लिस्ट 5, तो वो तो हमने ट्राई में लिख दिया, लेकिन कैच में हम क्या लिखेंगे कि सिटी लिस्ट 5 गलती से हमने लिख दिया, उसकी जगह पे हम सिटी लिस्ट 3 कर देंगे, तो फिर वो अच्छे से काउंट कर लेगा, 0 1 2 3, 3 3 मैच हो जाएगा। कैच में हम वही लिखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, 5 की जगह हम उसकी वैल्यू 3 कर देंगे, तो 3 तो है ही, तो फिर वो आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो कैच में हमेशा वही कोड आता है जो एरर को सॉल्व करता है। और फॉर अ सिंगल ट्राई ब्लॉक, ट्राई, एक सिंगल ट्राई ब्लॉक के लिए एक से ज़्यादा कैच ब्लॉक्स लिए जा सकते हैं प्रोग्राम में। ट्राई ब्लॉक एक ही होगा, जितने भी एरर्स हैं हम सब एक साथ ट्राई ब्लॉक में, एक ही ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे, लेकिन उस ट्राई ब्लॉक में जितने भी एरर्स हैं उन सभी एरर्स के लिए अलग अलग कैच ब्लॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ आपको एमसीक्यू के लिए याद रखनी है अच्छे से। ट्राई ब्लॉक हमेशा एक आएगा, जितने भी एरर्स आएंगे सिर्फ एक ही ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लिख देंगे, लेकिन कैच ब्लॉक अलग अलग हम ले सकते हैं। और कैच तभी यूज़ होगा जब ट्राई होगा, ट्राई के बाद ही कैच ब्लॉक का यूज़ किया जाएगा। डायरेक्टली कैच पहले हम लिख दें तो नहीं। कैच में हम क्या लिखते हैं, एरर को, कौन कौन से एरर है और उनको कैसे सॉल्व करना है वो लिखते हैं ना। तो ट्राई होगा तो ही तो हम कैच लिखेंगे ना, एरर कौन से हैं वो ट्राई में लिखेंगे, और उनको कैसे सॉल्व करना है वो कैच में लिखेंगे। तो ट्राई और कैच दोनों हमेशा साथ में आते हैं और ट्राई के बाद ही कैच आता है, ठीक है।
ऑलवेज कम्स आफ्टर ट्राई, और एक से ज़्यादा ब्लॉक भी कैच के यूज हो सकते हैं लेकिन ट्राई के नहीं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, एमसीक्यू में आपको पूछा जाएगा कि कौन से ब्लॉक को हम एक से ज़्यादा टाइम यूज कर सकते हैं, तो वो कैच है, ट्राई नहीं, ट्राई को सिर्फ एक बार। ओके, और फाइनली का काम क्या है? तो फाइनल ब्लॉक यूज टू क्लीन अप कोड, इट इंक्लूड स्टेटमेंट्स विच वी वांट टू एग्जीक्यूट नो मैटर एरर्स आर सॉल्व और नॉट। ठीक है, फाइनली ब्लॉक कोड को क्लीन करने के लिए यूज होता है और हमेशा एंड में यूज होता है, हमेशा एंड में यूज होता है। और एरर सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमको प्रिंट करवाना ही करवाना है। एरर है, सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, वो मैटर नहीं करता। हमें एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट अलग से हमें होता है ना कंपलसरी, भाई ये तो आउटपुट में आना ही चाहिए, तो वो हम फाइनल ब्लॉक में लिखते हैं। और फाइनल ब्लॉक भी ट्राई कैच के बाद ही आता है, लास्ट में ही आता है। अगर ट्राई और कैच का हम यूज़ नहीं करें, पूरा प्रोग्राम नॉर्मल है, तो फाइनली का यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। ठीक है, ऑलवेज कम्स एट द एंड, इट इज़ यूज ओनली मैन ट्राई और कैच ब्लॉक्स आर यूज। ट्राई और कैच ब्लॉक्स यूज़ किए हैं तो ही हम फाइनल का यूज़ करेंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ जो कंपलसरी नोट्स की तरह आप लिख सकते हैं, एमसीक्यू के लिए याद रख सकते हैं। बाकी तो आपको कंसेप्ट समझ में आ ही गया होगा कि कौन से टाइप के एरर्स होते हैं और ये कैसे सॉल्व किया जाता है। ट्राई में हम पूरा एरर वाला कोड लिख देते हैं और कैच में हम उस एरर को सॉल्व करने वाला कोड लिखते हैं। ठीक है, फाइनली में हम पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखते हैं जो हमें प्रिंट करवाना ही करवाना है। एरर है नहीं है, सॉल्व हो रहा है नहीं है, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, और लास्ट में हम थ्रो स्टेटमेंट समझेंगे। थ्रो स्टेटमेंट तब यूज होता है जब कोई ऑब्जेक्ट को, मतलब जो एक ऑब्जेक्ट अगर एरर दिलवा रहा है, एक ऑब्जेक्ट अगर एक्सेप्शन दे रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए थ्रो स्टेटमेंट का यूज किया जाता है, ऐसे थ्रो और फिर ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है, नॉर्मली जो हम ट्राई हम कैच में हम जो लिख रहे थे वो स्टेटमेंट में एरर्स हैं या कोई और एरर्स हैं, तो हम डायरेक्टली उस स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं। जैसे कि अभी ये सिटी लिस्ट वाला था, तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट कैच ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट के अंदर एरर है, ऑब्जेक्ट में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्टली खाली उसका नाम लिख दें और थ्रो लिख दें ना, थ्रो का यूज करके ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, तो बस इतनी सी चीज से कंप्यूटर चेक करेगा कि इसमें ही एरर है, तो पूरे ऑब्जेक्ट के सारे एरर को समझ लेगा सिर्फ इतना सा लिखने पे ही। तो जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे एरर्स हों, तो सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम थ्रो स्टेटमेंट के थ्रू लिखकर ही हम ट्राई और कैच ब्लॉक में यूज कर सकते हैं। ठीक है, थ्रो हमेशा ट्राई में ही आएगा, ये भी याद रखना है। तो इस तरह से ये एक्सेप्शन हैंडलिंग की जाती है और इसके बेनिफिट्स भी होते हैं बहुत सारे, एडवांटेजेस ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो इससे क्या होता है कि हमें क्लियरली प्रोग्राम को देख के पता चल जाता है कि ट्राई ब्लॉक है, मतलब इसके अंदर ही सारे एरर्स होंगे। तो पूरा मतलब कोड हमें पता चल जाता है, दिखने में प्रेजेंटेशन में अच्छा लग, समझ में आ जाता है कि पूरे प्रोग्राम में अगर हमें एरर ढूंढना है, तो इतने लंबे प्रोग्राम में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ट्राई ब्लॉक ढूंढेंगे और उसमें देख लेंगे कि ये एरर्स है, ठीक है, फिर हम कैच ब्लॉक बना के उसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो हैंडलिंग से ये बेनिफिट होता है कि इजीली पता चल जाता है कि कहाँ पे एरर है, कौन सा एरर है, और एरर सॉल्व करने से कोई दिक्कत नहीं आती और हम जो आउटपुट चाहते हैं वो आउटपुट आ जाता है। और एक बात हम ये समझ लें कि मशीन कोई कोई प्रोग्राम के कोई कोई कोड को, जो कोड में एरर नहीं आना चाहिए उसमें भी एरर आ जाता है, तो उन कोड को इग्नोर करवाने के लिए भी हम ट्राई और कैच का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग, कोई कोई कोड जो कंप्यूटर के लिए मतलब उसकी पहुंच के बाहर है, तो उसको इग्नोर करवाना पड़ता है हमें। जब कोई एरर सॉल्व हो ही नहीं सकता, तो उसे इग्नोर करने के लिए भी ट्राई और कैच का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि सेमी कॉलन मिसिंग है तो सेमी कॉलन हम लगा देंगे, उससे तो एरर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा एरर है जो कुछ भी हम चेंजेस कर ले उससे नहीं होगा, तो उसके जैसे हम कमेंट लगा के इग्नोर कर देते हैं, तो वैसे ही ट्राई और कैच में सिर्फ डाल के इग्नोर करवा सकते हैं हम। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सेप्शन हैंडलिंग की जाती है, जिसमें एमसीक्यू के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये जो पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, ये कंसेप्ट ही आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कौन से टाइप के एरर्स होते हैं, कंपाइल टाइम, रन टाइम, वो आपको याद रखना है। फिर ट्राई में क्या होता है, कौन सा कोड आता है, कैच में क्या होता है, कैच किसके बाद आना चाहिए, कैच में कितने ब्लॉक्स हम यूज़ कर सकते हैं, ट्राई में कितने यूज़ कर सकते हैं। यही इस चैप्टर में से यही चीज़ आएगी। और नॉर्मली ट्राई कैच फाइनली
थ्रो के बारे में कुछ आएंगे, और ये रन टाइम कंपाइल टाइम एरर्स के बारे में आएंगे, और ये आएगा कि एक्सेप्शन और एरर दोनों सेम है या नहीं। बस ये थोड़े से एमसीक्यूज आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर 10 कंप्लीट होता है। ऐसे ही हम आगे 11 12 13 लास्ट के 3 चैप्टर भी कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, तो थैंक यू।